नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करे स्टडी आईक्यू में। आज हम 9 अगस्त 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG किसे नियुक्त किया गया? सुनील सिन्हा को, गिरीश चंद्र मुर्मू को, अशोक मेहता को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू को। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। वह भारत के 14वें CAG होंगे। वह 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। वह के रूप में राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी मुर्मू पिछले साल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। इसके अलावा उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य किया। CAG का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1858 में। अगला प्रश्न, हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को, मनोज सिन्हा को, मनोज नरवाणे को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है मनोज सिन्हा को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति इस पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार करने के बाद यह घोषणा की गई है। सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा सिन्हा रेल राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व CM शिवाजीराव पाटिल यलांगेकर का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 89 वर्ष, 92 वर्ष, 95 वर्ष, 99 वर्ष। इसका सही आंसर है 89 वर्ष। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल यलांगेकर का निधन 89 वर्ष की आयु में हो गया है। वह एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे जिन्होंने जून 1985 और मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। हालांकि उन्हें 1985 में राज्य के मेडिकल कॉलेज की परीक्षा में उनके खिलाफ कथित धोखाधड़ी के आरोपों के चलते मजबूरी में CM पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि ने कितने USD मिलियन डॉलर की राशि दी है? 15.5 मिलियन डॉलर, 16 मिलियन डॉलर, 17 मिलियन डॉलर, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है 15.5 मिलियन डॉलर। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में USD 15.5 मिलियन डॉलर की राशि दी है। 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र फंड सहित 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इस कुल फंड में सभी विकासशील देश भागीदारी के लिए पात्र हैं, जिसमें 9.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर राष्ट्रमंडल देश को समर्पित है। इस राशि का चेक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति द्वारा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन के निदेशक जॉर्ज JDF को सौंपा गया है। इंडियन यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए बहुपक्षवाद और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 2017 में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष का गठन किया गया था। इस फंड को भारत सरकार द्वारा समर्थित और नेतृत्व किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा दक्षिण सहयोग द्वारा प्रतिबंधित और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से क्रियान्वित किया गया है। अब तक 55 परियोजनाएं और प्रस्तावों को भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कई उद्देश्य वाले 41.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल योगदान के साथ अनुमोदित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी कौन सी सेवा शुरू करने जा रहा है? किसान रेल, रेलवे जॉइंट रेलवे किरण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है किसान रेल।
भारतीय रेलवे आज से खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया जाएगा। किसान रेल के बारे में, यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य किसान रेल के शुभारंभ के साथ किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करना है। यह ट्रेन जल्दी खराब होने वाले किसान सामान, सब्जियों, फलों और जैसे कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार में लाने में मदद करेगी। फ्रोजेन कंटेनरों के जरिए ट्रेन मछली, मांस और दूध के समावेश के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय कोल्ड आपूर्ति श्रृंखला बनाने की भी उम्मीद जताई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका संसद ने एक मत से सरकारी उपकरणों पर किस चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप पर बैन लगाने वाला एक विधेयक पास किया? हमारे प्रश्न, गूगल, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है टिकटॉक। संयुक्त राज्य अमेरिका संसद ने एक मत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने वाला एक विधेयक पास किया है। यह विधेयक अब सीधा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह एक कानून में बदल जाएगा जो कि सभी कर्मचारियों को टिकटॉक के डाउनलोड अथवा इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा देगा। इस तरह टिकटॉक की बीजिंग स्थित मूल कंपनी बाइडांस द्वारा विकसित सभी अन्य ऐप के लिए भी यह निर्देश मान्य होगा। इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर को टिकटॉक को अमेरिकी खरीदार को खोजने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसमें विफल रहने पर उन्होंने कहा था कि यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो वह देश में इस ऐप को बैन कर देंगे। टिकटॉक को बाइडांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। टिकटॉक की शुरुआत 2012 में की गई। इसके संस्थापक हैं जांग येमिंग। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया? हमारे 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। इसका आंसर है 7 अगस्त को। भारत भर में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अथवा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालता है और बुनकरों की आय में वृद्धि करने को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का इतिहास, भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ब्रिटिश सरकार 7 अगस्त को बांग्लादेश के विभाजन के विरोध में 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना था। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जाने माने टीवी अभिनेता समीर शर्मा का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? ऑप्शन है 44 वर्ष, 45 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष। इसका आंसर है 44 वर्ष। जाने माने टीवी अभिनेता समीर शर्मा का निधन 44 वर्ष की आयु में हो गया है। 44 वर्षीय अभिनेता ने 5 अगस्त 2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह कुछ प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों जैसे गीत, हुई सबसे पराई, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कहानी घर घर की, 4 और सा कोई है का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्मों हंसी तो फंसी और इफ्तेखार में भी काम किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 7 अगस्त को नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया है? हमारे ऑप्शन अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जब प्रकाश जावड़ेकर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पीएम का संबोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व, उच्च शिक्षा में किए जाने वाले परिवर्तनकारी सुधारों पर शुरू हुआ। राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई को मंजूरी दी थी, जिसमें 1986 की 34 साल
34 साल पुरानी राष्ट्रीय नीति की जगह ली है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान में महाशक्ति बनाने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। प्रधानमंत्री के भाषण के मुख्य बिंदु और अपडेट। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए वैज्ञानिक कदमों को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम के साथ मिलकर काम करेगा। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3-4 वर्षों में व्यापक विचार विमर्श और लाखों सुझावों पर विचार विमर्श करने के बाद मंजूरी दी गई है। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को मजबूत करने की नींव है। प्रत्येक छात्र भविष्य के लिए तैयार होगा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा। भारत में शिक्षा में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता थी और एनईपी सफलतापूर्वक इस दिशा में काम कर रहा है। बहुविपक्षी पाठ्यक्रम, बहुप्रवेश और निकास विकल्प जैसे छात्रों को इस बात का चयन करने में सक्षम बनाएगा कि वे क्या अध्ययन करना चाहते हैं और कितना अध्ययन करना चाहते हैं। साथ ही छात्र जब चाहें कोर्स छोड़ सकते हैं, छात्रों को पुनः कौशल प्राप्त और अपडेट कर सकते हैं। एनईपी छात्रों को उस कौशल को सिखाने में सक्षम बनाएगा जिसमें उनकी रुचि होगी। भारत में दुनिया को प्रतिभा और प्रौद्योगिकी प्रदान करने की क्षमता है। तकनीक ने हमें देश के अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचने का माध्यम प्रदान दिया है। प्रौद्योगिकी बेहतर सामग्री और पाठ्यक्रम में मदद करेगी। नई शिक्षा नीति शिक्षा और अनुसंधान के बीच के अंतर को कम करने में मदद करेगी। सरकार ने विभिन्न संस्थानों को स्वायत्त दर्जा देना शुरू कर दिया है। हम भविष्य में कई और संस्थानों को स्वायत्तता देंगे। एनईपी शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षण की उन्नत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जब कोई शिक्षक सिखाता है तो राष्ट्र का नेतृत्व करता है। हमारा का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एक ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च की गई है? हमारे प्रश्न भारतीय रेलवे द्वारा, भारतीय वायु सेना द्वारा, भारतीय थल सेना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारतीय रेलवे द्वारा। भारतीय रेलवे द्वारा एक ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च की गई है जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। ऐप को समूचे देश की जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे के इतिहास में 1 जुलाई 2020 को ट्रेनें पहली बार 100% ट्रेनें निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर पहुंची। हालांकि इन ट्रेनों को कुल संख्या केवल 201 थी। रेलवे का इससे पिछला सबसे अच्छा रिकॉर्ड 23 मई 2020 को 99.54 रहा था। OHE ऐप के बारे में, ओवरहेड उपकरण के ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तो तभी भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आधारित पेट्रोलमैन ट्रैकिंग, इसमें ओवरहेड उपकरण खामियों की वास्तविक समय कैप्चरिंग और फोटोग्राफ लेने का प्रावधान है। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। इसके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल कशिश को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।